कर सकता भाई, गौरव आज जल्दी आ गया। पार्टी दूंगा, अच्छा ठीक है। अब तो ऐसे दादागिरी करेगा यार। क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में? पावर शुरू करना है, पावर शुरू करना है ना। चलो भाई लिखो जरा हेडिंग पावर। पावर हेडिंग डाल दो, पावर। देखेंगे जरा, 9th क्लास में पढ़ रखा है तुम लोगों ने, बेहद ही सिंपल चीज़ है। पावर बेसिकली क्या होती है बेटे, बात नहीं है मेरे पढ़ाना शुरू करने के बाद, बात नहीं। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। कार्य करने की जो गति है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर। यानी कि पावर का जो बेसिकली फॉर्मूला रहता है, पावर का फॉर्मूला रहता है भाई वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। लिखो नहीं, अभी 2 मिनट का मैं समय तुम्हें दूंगा सब लिखने को। सो पावर का बेसिकली फॉर्मूला क्या रहता है? वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। और जो एसआई यूनिट होती है पावर की, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। जेम्स वॉट के नाम पे एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। और वॉट को तुम एक चीज और लिख सकते हो, वर्क की यूनिट जूल, टाइम की यूनिट सेकंड। तो या तो वॉट लिख दो या क्या लिख दो, जूल पर। दोनों बातों का मतलब क्या है भाई? सेम है। डायमेंशन वायमेंशन यहाँ से निकाल सकते हो, कोई खास बात नहीं है। अब तो फॉर्मूला पता है तो डायमेंशन निकल ही जाएगी। पावर की कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है? ये सबको तुमको पता नहीं किसने ये तुम्हारे दिमाग में बिठा दिया है। ये मेरे को पिछले 3-4 साल से देख रहा हूँ मैं, जब भी कॉमर्शियल यूनिट पूछता हूँ किलोवाट आवर बता देते हैं। किलोवाट आवर पावर की कैसे यूनिट हो गई बेवकूफ़ों? किलोवाट आवर, आवर है टाइम, तो किलोवाट तो खुद ही पावर है अपने आप में। पावर इनटू टाइम एनर्जी होती है। 10th क्लास में फॉर्मूला। अरे पावर, तुम क्या बोल रहे हो? तुम खुद थोड़ा सा तो लॉजिक लगा के सोचा करो। हमने क्या बोल दिया? किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर, किलोवाट इज पावर, आवर इज टाइम, पावर इनटू टाइम इज एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट है। 1 किलोवाट आवर, तुम्हारा मिथ खत्म कर दूं, 1 किलोवाट आवर बराबर होता है तुम्हारे बिजली के 1 यूनिट के। ये जो तुम्हारे घरों में मीटर लगे हुए हैं, जब ये 1 किलोवाट आवर बिजली यूज कर लेते हैं तब तुम्हारे मीटर में 1 यूनिट बढ़ती है। 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है? कोई ऐसा डिवाइस जिसकी पावर तो हो 1 किलोवाट और वो 1 घंटे तक चले। 1 किलोवाट का डिवाइस अगर 1 घंटे तक चलेगा तब 1 यूनिट खर्च होगी। फॉर एग्जाम्पल ये एसी जो लगे हुए हैं ये 2-2 किलोवाट के हैं। ये 2 किलोवाट का है और ये भी कितने किलोवाट का है? 2 किलोवाट के ये एसी हैं। जब ये चलेंगे 1 घंटे तो ये 4 यूनिट खींच देंगे कायदे में। आई बात समझ में? तो वो अलग है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। हम पावर की कॉमर्शियल यूनिट पूछ रहे हैं। पावर की कॉमर्शियल यूनिट होती है हॉर्स पावर, HP। और 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। 1 हॉर्स पावर इज एक्चुअली इक्वल टू 746 वॉट्स। तो थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर रखो। एक और चीज समझो ध्यान से, क्योंकि हमने पावर का फॉर्मूला पढ़ा वर्क डन अपॉन टाइम। अब वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो है F वेक्टर डॉट S वेक्टर अपॉन में टाइम t। बोलो सही है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को, किसको? डिस्प्लेसमेंट अपॉन, हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। भाई वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन। तो पावर का फॉर्मूला बेटा बनेगा F वेक्टर डॉट V वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को वेलोसिटी लिख दिया, या और करके हम लिख सकते हैं पावर बराबर FV cos थीटा। हम क्या लिख सकते हैं? पावर बराबर FV। ये एक नया फॉर्मूला जो तुमने पावर का इससे पहले नहीं पढ़ा होगा, ये नया फॉर्मूला बना दिया, पावर बराबर FV cos
थीटा। बोलो क्लियर है मेरे भाई? ये खत्म हुई पावर, कोई खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, उधार डालो फटाक से। हो गया क्या? आगे बढ़ेंगे। सवाल हम अभी नहीं कर रहे, मैं सवालों को थोड़ी देर के लिए थाम रहा हूँ, इन सभी क्वेश्चंस को। इनके ऊपर मैं फिर से आऊँगा बाद में, ठीक है। मैं थोड़ा सा आज क्या खींचना चाह रहा हूँ, सिलेबस थोड़ा सा खींचना चाह रहा हूँ। आऊँगा, 4 सवाल मैंने स्किप किए हैं। आज हम दोबारा से अब चर्चा शुरू कर रहे हैं किसकी भाई? एनर्जी। क्या होती है भाई एनर्जी? सुनो, मैं बिल्कुल 9th क्लास की डेफिनेशंस लिखवा रहा हूँ क्योंकि उनसे हमारा काम चलेगा। और 9th क्लास में हमने लखमीर सिंह मंजीत कौर में डेफिनेशन पढ़ी है, मेरे को याद है 9th क्लास की डेफिनेशन एनर्जी की। लिखा हुआ है कैपेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू सम वर्क। किसी भी बॉडी की कैपेबिलिटी कि वो कार्य कर पाए। जो बॉडी जितना ज़्यादा वर्क कर पाएगी उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, जो बॉडी जितना कम वर्क कर पाएगी उसकी एनर्जी उतनी क्या होगी? कम होगी। तो एनर्जी डिफाइन करती है कि कोई बॉडी कितना कार्य कर सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक 50 किलो का पत्थर ले लूँ और सब बच्चों को बोलूँ कि भाई इस पत्थर को नीचे से उठा के कहाँ लेके आना है? ऊपर। तो कोई ला पाएगा, कोई नहीं भी ला पाएगा। जो ला पाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें एनर्जी क्या है? ज़्यादा। हम ऐसा इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि वो पत्थर को लेकर के आया तो उसने जो वर्क किया वो क्या किया? ज़्यादा। तो जो जितना ज़्यादा वर्क करेगा उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, जो जितना कम वर्क करेगा उसकी एनर्जी उतनी क्या होगी बेटा? कम होगी। तो ये एनर्जी होती है। बात करें अगर हम लोग ना एनर्जी की, तो एनर्जी के टाइप्स होते हैं, समझना ध्यान से। बात करें अगर एनर्जी की, तो एनर्जी के टाइप्स होते हैं। और ऑल इन ऑल एनर्जी 2 टाइप्स की होती है। एक तो होती है बेटा पोटेंशियल एनर्जी, और एक होती है बेटा काइनेटिक एनर्जी। एक होती है पोटेंशियल और एक होती है बच्चे काइनेटिक। पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, वो किसी भी बॉडी की पोजीशन की वजह से होती है कि बॉडी कहाँ है। फॉर एग्जांपल, इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है, तुम लोग अभी यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हो ना। मान लो अचानक से ये फ्लोर टूट जाए, तुम कहाँ गिरोगे? क्यों? बात को समझे नहीं। अगर तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं होती तो तुम नीचे भी नहीं गिर सकते। तुम्हें इस बात का पता है? जब तुम नीचे गिरने लगे, अब दूसरे तरीके से सोचो, जब तुम नीचे गिरने लगे तो तुम्हारे अंदर कौन सी एनर्जी आई? काइनेटिक, जो कि मोशन की वजह से होती है। काइनेटिक किसकी वजह से होती है? तो जब तुम नीचे गिरने लगे तो तुम्हारे अंदर कौन सी एनर्जी आई? काइनेटिक एनर्जी। लेकिन तुमने तो पढ़ा है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। तो तुम्हारे अंदर इसका मतलब पहले से कुछ ना कुछ एनर्जी थी जो किस में कन्वर्ट हो गई? जो एनर्जी अभी तुम्हारे अंदर है वही कौन सी है? पोटेंशियल। अच्छा, ये कहाँ से आई? तुम दिमाग लगा के सोचो। जब तुम नीचे थे ग्राउंड फ्लोर पे तो सीढ़ी चढ़ के तुम लोग आए हो। सीढ़ी चढ़ने में तुमने कुछ वर्क किया, जितना तुमने वर्क किया उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी बॉडी में स्टोर्ड है। और जितना ऊपर जाते जाओगे यही एनर्जी स्टोर्ड क्या होती जाएगी? इंक्रीज। क्योंकि वर्क कौन कर रहा है? तुम। जितने मंजिल ऊपर जाओगे उतना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा ना, और जितना ज़्यादा वर्क करोगे उतनी ज़्यादा वो एनर्जी तुम्हारे अंदर क्या होती चली जाएगी? स्टोर। आई बात समझ में? तो जो पोजीशन की वजह से होती है, जो किसकी वजह से होती है? पोजीशन। जैसे अभी तुम एक मंजिल पे बैठे हो, तुम्हें मज़ा आ रहा है, मान लो यही 200वीं मंजिल होती और तुम वहाँ से छलांग मारते तो मज़ा बहुत ज़्यादा आता, इतना मज़ा आता जो जिसकी तुम कल्पना भी शायद नहीं कर सकते हो। तो 200वीं मंजिल पे मज़ा क्यों ज़्यादा है? क्योंकि तुम्हारी पोजीशन ऐसी थी। आई ना बात समझ में? तो जो एनर्जी पोजीशन की वजह से होती है, जो एनर्जी किसकी वजह से होती है, वो कौन सी है? पोटेंशियल। मैं इस पर ना अलग से यहाँ पे लिख देता हूँ, याद रखने के लिए। डेफिनेशन तो मैं लिखूंगा ही, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है? पोजीशन की वजह से। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है? मोशन की वजह से। किसकी वजह से होती है? मोशन। तो जो एनर्जी पोजीशन की वजह से हो वो पोटेंशियल एनर्जी, जो एनर्जी मोशन की वजह से हो वो काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ये भी फर्दर 2 टाइप की होती है। ये भी फर्दर 2 टाइप की होती है। ये होती है, पहला वाला टाइप है जिससे तुम जानते हो 9th क्लास से, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी को बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो एक होती है ग्रेविटेशनल, एक होती है ग्रेविटेशनल का ही एग्जाम्पल है जो मैंने तुम्हें अभी अभी दिया, जिसमें तुम ज़मीन से ऊपर बैठे हो। ज़मीन से जितना ऊपर जाते जाओगे तुम्हारे अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही बढ़ती जाएगी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहाँ है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है कि अगर मैं एक रबड़ ले लूँ
अच्छी ताकतवर रबड़ और उसको ऐसे खींच लूँ और खींच के फिर तुम्हारी तरफ छोड़ दूँ, तो जब वो तुमको लगेगी तो फिर से तुमको मज़ा आएगा। अब वो मज़ा तुम्हें क्यों आया? क्योंकि जब मैंने उसको खींचा तो उसके अंदर भी एक तरीके की पोटेंशियल एनर्जी आ गई, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये जो वो टिचुक टिचुक करने वाले जो पेन होते हैं उनमें स्प्रिंग लगी होती है, वो बार बार दबती है, और जैसे ही तुम उसको छोड़ते हो, रिलीज़ करते हो, वो वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाती है। क्यों आई वो अपनी पोजीशन पे? स्प्रिंग की वजह से। और स्प्रिंग के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर्ड है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर्ड है? इलास्टिक। ये गाड़ियों में जो शॉकर लगाते हो तुम लोग, ये भी तो अगर तुमने ऑब्जर्व किए हो तो स्प्रिंग की शेप के होते हैं नहीं होते हैं? तो उनमें भी कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी दो ही टाइप की है, एक तो ग्रेविटेशनल और दूसरी इलास्टिक। बोलो क्लियर है मेरे भाई? ये फ्लो चार्ट बनाओ, फिर मैं परिभाषाएं बोलूँगा इनकी सबकी। जरा पहले फ्लो चार्ट बना लो। चलिए भैया, आइए। तो इसी के साथ ही सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी की। लिखो जरा, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिखेंगे। इट इज़ द एनर्जी associated with a body. It is the energy associated with a body due to its molecular configuration. Due to its molecular configuration. ब्रैकेट में लिख लो पोजीशन, ब्रैकेट में लिख लो पोजीशन, ब्रैकेट बंद। अब लिखो काइनेटिक एनर्जी। इट इज द एनर्जी possessed by a body due to its molecular motion. Due to its molecular मतलब मोशन की वजह से जो एनर्जी है वो काइनेटिक है, और पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है वो क्या है? पोटेंशियल है। बोलो क्लियर है भाई? तो अब हम सबसे पहले ज़रा जो है डिफ़ाइन करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या डिफ़ाइन करेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो ज़रा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं, बढ़िया सा सुंदर सा। इधर देखो, मान लो ये कोई एक बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग की जो हाइट है भैया वो ज़मीन से हम लोग मान लेते हैं h हाइट है, और हम ये लेट कर लेते हैं कि इस बिल्डिंग के टॉप पे कोई एक बॉडी रखी हुई है, और इस बॉडी का मास मान लेते हैं m, और हमने इसको यहाँ से ड्रॉप कर दिया u बराबर 0 से। हमने इस बॉडी को क्या कर दिया? ड्रॉप कर दिया। हमने इस बॉडी को क्या कर दिया? ड्रॉप कर दिया, और u हमने क्या ले लिया? 0। अब ऑब्वियस सी बात है, जब हम इस बॉडी को ड्रॉप कर देंगे तो ये बॉडी ऊपर से कहाँ आ जाएगी भैया? नीचे। ये बॉडी ऊपर से कहाँ जाएगी? ऊपर से कहाँ आ जाएगी? नीचे। तो इस बॉडी पे फोर्स कितनी लगेगी? इस पे फोर्स लगेगी mg। भाई किसी भी बॉडी पे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mg। तो इस पे फोर्स कितनी लगेगी? mg। और ये ऊपर से नीचे आने में डिस्प्लेसमेंट कितनी करेगी? h। डिस्प्लेसमेंट कितनी करेगी? हम जानते हैं बड़े अच्छे से कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू में, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू में। तो वर्क बराबर फोर्स कितनी लगी? mg। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बना? mgh। और फिर हम कहते हैं कि दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। फिर हम लोग क्या कहते हैं भैया? दैट दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल। तो देयरफॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना? mgh। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना? mgh। मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा है पहले भी,
ये फॉर्मूला तुमने पढ़ा है, 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़वाया गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh। अच्छा अब चलो तुम लोग बताओ, तुमसे कहता हूँ यहीं छोड़ दूँ या थोड़ी और आगे की बात बताऊँ, इसी में थोड़ी और आगे की बात बताऊँ? देखो तुम बोल रहे हो तो बता रहा हूँ, वरना मैं नहीं बताता। देखो एकदम बहुत क्लियर सी बात है, मैं आउट ऑफ द स्कोप जाके तभी पढ़ाऊँगा जब तुम पढ़ना चाहोगे, अदरवाइज़ तो मैं केवल उतना ही पढ़ाता रहूँगा जितना मुझे पढ़ाना चाहिए, जो मेरे सिलेबस में है। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पे h क्या होता है बेटा? हाइट ऑफ द बॉडी, है ना, फ्रॉम ग्राउंड। बोलो सही है ना? यही पढ़ाया गया तुमको कि h क्या होती है? बॉडी की हाइट। कहाँ से? ग्राउंड से। ये गलत है बेटा, ये रॉन्ग है। यही है किताबी ज्ञान। धीरे धीरे मुझसे पढ़ते रहोगे तुम्हें पता चलता चलेगा क्या कारण है कि मैं किताबों को खूब गालियाँ निकालता हूँ, जो बेहुदा किताबें हैं उनको ज़बरदस्त गालियाँ निकालता हूँ। ये किताबी ज्ञान है, ये गलत है। असल बात क्या है? h क्या होता है? असल ज्ञान h होता है हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड। अब ये बातें तुम्हें ना किताबों में लिखी नहीं मिलेंगी, बट परेशानी ये है कि अच्छा सवाल आ गया तो गलत भी हो जाएगा। h बॉडी की हाइट नहीं होती, h बॉडी की हाइट, h बॉडी के सेंटर ऑफ मास की हाइट होती है। मैं उदाहरण दे के तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पे तो ये बॉल थी, तुम्हारा फॉर्मूला लग गया mgh, बहुत अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया। अगर मैं मान लो इस सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दूँ, अ लिटिल बिट, अगला स्लाइड देखूँ खाली है क्या? खाली नहीं छोड़ रखा मैंने। अगर मैं इसको थोड़ा सा बदल दूँ, कैसे बदलूँ? मैं तुमसे कहूँ कि ऐसे ना, ऐसे यहाँ पर ये एक टेबल है और इस पे ना एक चेन ऐसे लटकी हुई है। चले तू आ जा, एक चेन ऐसे लटकी हुई है यूँ। कुछ चेन टेबल के ऊपर है और कुछ चेन टेबल के नीचे। चेन की जो टोटल लेंथ है वो है L। मैं ये मान लेता हूँ कि आधी लेंथ यहाँ लटक रही है और आधी लेंथ यहाँ है चेन की, ठीक है। अगर मैं ये कहता हूँ कि चेन का टोटल मास है m और मैं इसको मान लेता हूँ ज़मीन, ठीक है जी, और मैं ये कह देता हूँ कि ये वाली जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है, ये दूरी है x। और अब मैंने तुमसे पूछा अब बताओ इस चेन की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो बन गया ना, एक घातक सवाल बन गया। वास्तविकता में एक्चुअली कुछ भी घातक नहीं है, तुम ध्यान लगा के सोचो तो हो जाएगा बड़े आराम से। कैसे? मैं बोल रहा हूँ कि ये जो हैंगिंग पार्ट है ना, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो। इसकी क्या निकालो? पोटेंशियल एनर्जी। अब ज़रा समझना ध्यान से। तुम जानते हो कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो होता है mg इंटू में h, जहाँ पे h क्या है? हाइट। अब तुम ध्यान से सोचोगे तो इस चेन की ज़मीन से हाइट कितनी है? तो तुम्हारे हिसाब से इसका आंसर क्या आएगा? mgx। तुम्हारे हिसाब से इसका आंसर क्या आना चाहिए? mgx। ये गलत है, ये गलत हो गया। अच्छा, अगर MCQ करने जाओगे तो तुमको A ऑप्शन में ये भी लिखा दिखेगा, A या B में, मतलब एक ना एक ऑप्शन तुमको ये भी दिखेगा, A पार्ट mgx। अब होता क्या है, जो हम सोच रहे हैं अगर वही ऑप्शन हमको लिखा हुआ दिख जाए तो हमको लगता है कि हमने बिल्कुल क्या किया है? सही। और उसके बाद फिर हम दोबारा सोचते भी नहीं। अब ये गलत कॉन्सेप्ट है। चक्कर सारा क्या है, ये आंसर ही गलत हो गया। यहाँ पे समझना बात को भाई। x तो इसके इस वाले पॉइंट की हाइट है ना, इसकी टोटल लेंथ कितनी है? L बाय, तो इसका, इस रिंग का सेंटर ऑफ मास यहाँ बीच में होगा ना कहीं, तो इस सेंटर ऑफ मास की यहाँ से ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? L बाय। हमको हाइट किसकी लेनी है? सेंटर ऑफ मास की। किसकी हाइट लेनी है? सेंटर ऑफ। तो हमारे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा mg इंटू एक्स प्लस L बाय 4। ये सही आंसर है। हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या निकलेगी? mg ब्रैकेट में x प्लस में L बाय, सेंटर ऑफ मास बीचों बीच होता है। सुनो मेरी बात, सेंटर ऑफ मास हम आगे पढ़ेंगे। सेंटर ऑफ मास बीचों बीच होता है अगर बॉडी सिमेट्रिकल हो, जैसे ये चेन।
अगर मैं जैसे इस पेन की बात करूं तो इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल इसके बीच में होगा, ठीक है भैया। अगर मैं किसी स्क्वायर की बात करूं तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके बीच में होगा। ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास उसके सेंट्रोइड पे होगा, मतलब एग्जैक्टली सेंटर में होगा सेंटर ऑफ मास, अगर बॉडी सिमेट्रिकल है। अगर बॉडी कैसी है? अगर अनसिमेट्रिकल है तो उसका भी इंतजाम हम करेंगे, लेकिन अगली यूनिट में, रोटेशनल मोशन इसी के बारे में, ठीक है। सो लेकिन सही फॉर्मूला क्या बना? mg ब्रैकेट में x प्लस एल बाय, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। सो अब अगर तुम MCQ करने जा रहे हो और तुम MGH आंख बंद करके ठोके जाओगे तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा? गलत। एक नीट में सवाल आया था इसी चेन के ऊपर, कहो तो मैं बताऊं। सवाल ये दिया गया था कि अगर ये जो चेन है यहाँ का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर म्यू है, अगर यहाँ का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, तो बताओ कितनी कम से कम लेंथ चेन की टेबल पे होनी चाहिए ताकि चेन गिरे ना। भूल जाओ सवाल, उतारो 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 उतारो, भूल जाओ, मैंने ऐसा कुछ पूछ। हम आगे बढ़ते हैं सिलेबस के ऊपर। अभी आज थोड़ा सा जो है अगली हेडिंग लिखेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी भाई? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जो एग्जाम्पल मैंने तुम्हें अभी दिया उसका क्लासिकल केस ये रहा, देखो ये रहा डंडा, इसको पकड़ो बीच में से, देखो इसका मतलब इधर से क्या है, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास देखें, अब इधर से भारी हो गया, तो मतलब इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करने में हमें बड़ी दिक्कत आएगी। ऐसी बॉडीज़ को कहते हैं अनसिमेट्रिकल बॉडीज़। कैसी बॉडीज़? पोटेंशियल मतलब, हाँ तो वो तो सिमेट्रिकल है ना। नहीं, तूने दम लगा रखा है, तो तेरे को बीच में से पकड़ के छोड़ देना चाहिए। यहाँ से दम लगाना बंद कर दे तो जिस तरफ को बॉडी भारी होगी तो उस तरफ को झुक जाएगी, ठीक है। चलो आओ, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसकी बात करेंगे भाई? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की हम लोग बात करेंगे। आओ जरा थोड़ा सा समझते हैं इसको, इलास्टिक वगैरह। जैसे मान लो ऐसे लेट करो, उतारना नहीं, समझो ये एक स्प्रिंग है, हमने इस पे F फोर्स लगाई, समझना ध्यान से। ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, प्राकृतिक लेंथ। जब कोई फोर्स नहीं लगी होती है स्प्रिंग पर तो स्प्रिंग ऐसे होती है, लेकिन हमने स्प्रिंग को खींचने के लिए क्या लगा दिए? F फोर्स। तो ऑब्वियस सी बात है स्प्रिंग खींचेगी भाई, कितना खींचेगी वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो मान लो स्प्रिंग अब यहाँ आ गई, तो इसमें जो खिंचाव पैदा हुआ हम ये लेट कर सकते हैं कि उसकी जो वैल्यू है वो है x, ठीक है। वो जो वैल्यू है वो क्या है? x, ठीक है। इतना खिंच गया। अब लॉजिकली सोच के देखो, जैसे ही मैं इस स्प्रिंग पे से ये फोर्स हटाऊंगा ये वापस अपनी जगह पे आएगी, हाँ कि ना? हर स्प्रिंग यही काम करती है। जिस फोर्स की वजह से स्प्रिंग वापस अपनी जगह पे आती है उसको हम लोग कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स? समझ सकते हो इस बात से, आजकल सभी लोग मोबाइल चला रहे हैं और मोबाइलों में एक ऑप्शन होता है रीस्टोर टू फैक्ट्री सेटिंग्स। हर एक मोबाइल में होता है कि मोबाइल को बिल्कुल वैसा ही बना देना जैसा कि वो कंपनी से आया था, बिल्कुल मतलब वो सब कुछ डिलीट करके एकदम क्लीन कर देगा फ़ोन को। ये मतलब होता है रीस्टोर का। रीस्टोर का मतलब है पहले जैसे बनाना। तो जो फोर्स इसको इसकी नेचुरल लेंथ पे वापस लेके आएगी उसको हम कौन सी फोर्स बोलेंगे? रीस्टोरिंग फोर्स, जो इसको पहले जैसा वापस बना रही है। ध्यान लगा के सोचो, मुझे ऐसा लगता है कि रीस्टोरिंग फोर्स ना इस x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। इट वॉज फाउंड दैट, ये पाया गया। ये मैं एक्सपेरिमेंट भी तुम्हें करने को दे सकता हूँ खुद के ही ऊपर। और बहुत छोटे छोटे नहीं रबड़ होती हैं जो बालों में लगा ली जाती हैं कई बारी, आप वो रबड़ को ले लो, थोड़ा सा खींचो, देखो आपको चोट कम लगेगी। थोड़ा ज़्यादा खींचो फिर छोड़ो, देखो थोड़ा चोट आपको क्या लगेगी। थोड़ा और ज़्यादा खींचो फिर छोड़ो, देखो आपको चोट थोड़ा और मतलब आप जितना ज़्यादा खींचे जा रहे हो, आप जितना ज़्यादा खींचे जा रहे हो, जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रही है वो उतना ही ज़्यादा डेवलप हो रही है, मतलब उतनी ही तेज़ी से वो अपनी पोजीशन पे वापस आएगा। हाँ ना बोलो? इसीलिए एक्सपेरिमेंट करके पता चला कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? x के।
अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन में हटाता हूं तो यहाँ पे एक इक्वलिटी आती है k और एक साइन आता है माइनस का, f बराबर माइनस के एक्स, जिसमें कि k को हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। अच्छा, ये माइनस का साइन क्यों आया ये भी ज़रा समझ लो। ये माइनस का साइन इसलिए आया क्योंकि आपकी फोर्सेस को आगे खींचने की कोशिश कर रही है और रीस्टोरिंग फोर्सेस से किधर खींचेगी, तो डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट। और जब कभी भी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी तो किसका साइन आएगा, माइनस का। बोलो क्लियर है? अब समझो ज़रा बात को। मान लो स्प्रिंग इतना खिंच चुकी है और मेरी इच्छा है मैं इसे थोड़ा सा और खींचूँ, तो क्या ये अपने आप खींचेगी या मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा? मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं लेट कर लेता हूँ कि लेट डी डब्ल्यू बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू डिस्प्लेस द स्प्रिंग बाय dx। मैंने मान लिया मैं स्प्रिंग को ना पूरा नहीं खींच रहा, थोड़ा सा खींच रहा हूं। कितना खींच रहा हूं? थोड़ा सा, dx। तो जब खींचूंगा थोड़ा सा तो वर्क भी क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा। उस वर्क को मैंने क्या मान लिया, dw। मैंने ये मान लिया कि dw तो मेरा स्मॉल वर्क है और मैं इसको जो खींचना चाह रहा हूं वो है dx। ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू में। तो वर्क डन मैंने क्या माना है, dw, फोर्स मैंने मानी F, तो डिस्प्लेसमेंट क्या मान लिया, बोलो सही है। मतलब पूरा खींच ही नहीं रहा मैं, थोड़ा सा खींच रहा हूँ, जितना खींचा वो मैंने मान लिया dx। ठीक है, तो वर्क जो करना पड़ा वो क्या हो गया, dw। टोटल वर्क डन निकालने के लिए इसको क्या करना चाहिए, इंटीग्रेट। क्या करना चाहिए, सो हम लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन प्रॉपर। तो dw की जगह तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिमिट किसकी लगाऊंगा, x की। मैं मान लेता हूँ मिनिमम खींचा 0 और मैक्सिमम खींचा x। हाँ ना बोलो, एक जनरल फॉर्मूला निकालने को, ऑफ एफ डी एक्स, ऑफ एफ डी एक्स। बोलो क्लियर है, ऑफ एफ डी एक्स। तो w बराबर इंटीग्रल 0 से x, f की जगह क्या रख सकता हूँ, के एक्स डी एक्स। माइनस साइन को नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि वो केवल दिशा बता रहा है, वो केवल क्या बता रहा है, उसका वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। तो ध्यान लगा के देखो, k तो कहाँ आ जाएगा, बाहर। अंदर क्या रह गया, एक्स डी एक्स, और एक्स डी एक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय लिमिट 0 से, ये समझ में आ गया ना, x की पावर क्या है, 1। मैंने इंटीग्रल के फॉर्मूले लिखवाए थे तुम्हें, x की पावर 1, तो पावर को 1 बढ़ा दो, जो टोटल पावर हुई है उससे डिवाइड कर दो, यही तरीका बताया था। तो एक पावर बढ़ेगी तो x की पावर 2 हो जाएगी, डिवाइड बाई 2। ये 2 कहाँ आ जाएगा भाई, बाहर। तो वर्क का फॉर्मूला आया k बाई 2 और अंदर रह गया एक्स स्क्वायर 0 से x, अपर लिमिट माइनस, तो x का स्क्वायर माइनस 0 का, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया, हाफ के एक्स स्क्वायर। वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया, हाफ। और फिर हम लिख देंगे दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज एनर्जी, कि जो वर्क किया है हमने यही किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो देयरफॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आया है जी हाफ के एक्स का स्क्वायर। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकल के आया, हाफ के एक्स स्क्वायर। कोई परेशानी भाई, अरे हाँ ना बोलो, उतार डालो। ये आती है डेरिवेशन पेपर में, ये पूछी जाती है भैया। बस इसके आगे मुझे सवाल ना मिल जाए लिखे हुए, उम्मीद वैसे कम है क्योंकि मैंने इकट्ठे ही लिखे थे, है ना। तो अब आज कौन सी एनर्जी शुरू हो जाएगी भाई, परिभाषा तो हम लिख चुके हैं इसकी, काइनेटिक एनर्जी की। अब हम फॉर्मूला डिराइव कर लें। क्या डिराइव कर लें, 9th क्लास में तुमने इसका एक फॉर्मूला पढ़ा होगा मेरे भाई, ऐसा नहीं है, हाफ mv स्क्वायर पढ़ा था ना भाई, अरे वाह। तो बस 11वीं में इतना ही फालतू है कि 9वीं में इसकी डेरिवेशन पढ़ी है, वो इसका फॉर्मूला पढ़ा है, और 11वीं में हम इसकी क्या पढ़ेंगे भैया, डेरिवेशन। ये आया कहाँ से, आओ ये देखा जाए, ये फॉर्मूला निकलता कैसे, आ जाओ जरा। सो हमने क्या काम किया, एक ब्लॉक ले लिया, ब्लॉक का मास मान लिया m, और ये हमने ले लिया, ओहो ज़्यादा ऊपर ले लिया, ग्राउंड। अब ठीक है, ये हमने ले लिया ग्राउंड, और
हमने इस ब्लॉक को चलाने के लिए फोर्स लगा ली F। कितनी फोर्स लगा दी भाई? अब ये ब्लॉक चलेगा, हाँ ना बोलो? और वैसी बात है चलेगा, फ्रिक्शन हम नहीं ले रहे, हम आदर्श परिस्थिति मान रहे हैं, माने कोई फ्रिक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, बाहर में जाए सब, ठीक है, ब्लॉक चलेगा, हाँ ना बोलो? अब यार एक बात समझो, हम ये बात जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मा, फोर्स बराबर मास इनटू, और एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं mdv/dt। बोलो सही है? अरे यार हाँ ना बोलो? अब मेरे मन में क्या आया कि जब मैंने ब्लॉक को चलाया तो ब्लॉक चल करके यहां तक आ गया। अब मेरी इच्छा है मैं इसे थोड़ा सा और चलाऊं। कितना चलाऊं? मैं इसको केवल इतना चला पाऊं कि ये कम वक्त ना यहां से, ओहो थोड़ा छोटा ब्लॉक बन रहा है, ये ना यहां से यहां आ जाए। मैं ऐसा चाहता हूं। कितना और खिसक जाए? मैं चाहता हूं ये खिसक जाए dx। ये कितना खिसक जाए? और इसको dx खिसकाना चाह रहा हूं। मतलब मैं चाह रहा हूं कि इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाए? dx। तो ये डिस्प्लेसमेंट अपने आप हो जाएगी या मुझे वर्क करना पड़ेगा? है ना, वर्क करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, क्योंकि मैं थोड़ा सा खिसकाना चाह रहा हूं तो मुझे वर्क भी थोड़ा सा करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा? मुझे वर्क भी क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा। उस थोड़े से वर्क को ना मैं dw मान लेता हूं वापस से। लेट dw बी द स्मॉल अमाउंट of work done to displace the block through dx। हम ये मान लेते हैं ब्लॉक को थोड़ा सा dx खिसकाने के लिए हमको जो वर्क है वो कितना करना पड़ रहा है? dw। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स है F और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? dx। हाँ ना बोलो? ओके इधर देखेंगे। अब तुम्हें पता है अगला स्टेप क्या होगा? इंटीग्रेशन। लेकिन नहीं, इसमें थोड़ा मजा डालते हैं। थोड़ा इंटीग्रेशन से पहले फोर्स की वैल्यू रख दें। फोर्स की वैल्यू रखेंगे तो ये वैल्यू बनेगी mdv/dt इंटू dx। बोलो सही है मेरे भाई? ध्यान, नजर यहाँ पे टिका के रखें। नींद आ भी रही हो तो नींद को गायब कर दें, नजर यहाँ पे टिका के रखें। dx को इधर ले रहा हूँ, dv को इधर ले रहा हूँ, पोजीशंस बदली हैं इनकी आपस में। अगर ऐसा करता हूँ तो dw बराबर आएगा mdx/dt इंटू dv। बोलो सही है? मैंने अदला बदली करी। और मल्टीप्लाई में ऐसा कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में ऐसा, भाई हाँ ना बोलो? dx/dt क्या होता है? वेलोसिटी। dx/dt क्या होती है? तो dw का फॉर्मूला क्या बना? mvdv। यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे बिकॉज वेलोसिटी इज बराबर dx बाय, मुझे लगा नहीं तो मैं आया। अरे हाँ ना बोलो? अब इसको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन प्रॉपर लिमिट्स, dw तो क्या हो जाएगा? लिमिट यहाँ का एक ही लगेंगी, वेलोसिटी की। लिमिट किसकी लगेंगी? तो मिनिमम मान लेता हूँ 0, मैक्सिमम मान लेता हूँ v। अरे हाँ ना बोलो? सो 0 से v ऑफ mv dv। मास तो कांस्टेंट है, मास कहाँ आ जाएगा? और v dv का इंटीग्रल क्या आएगा? v² बाय लिमिट 0 से, और लिमिट को सॉल्व करने के लिए 2 को बाहर ले लूँ तो m/2 अपर लिमिट माइनस, तो इसकी जगह v का स्क्वायर माइनस 0 का। अरे हाँ ना बोलो? तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आया? हाफ mv। फिर हम क्या लिखेंगे? दिस वर्क डन इज काइनेटिक एनर्जी, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv का। अरे बोल सही है क्या? क्या तुम्हें ये बात समझ में आई? ऐसे आया ये फार्मूला। और सुनो, ये डेरिवेशन मितवा बिल्कुल ना भूल जाना। इसी सेम डेरिवेशन से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा। मैंने इसको ऐसे इसलिए कराया ताकि तुम्हारा काम बचा सकूं। एक डेरिवेशन से कितनी डेरिवेशन हो जाएं? 2। वरना इसको करने का और भी तरीका है, ऐसी बात नहीं, यही एक तरीका है। उतारो फटाक से एकदम जो है।